हेलो बच्चों, तो बात चल रही है फंजाई किंगडम की, है ना। और फंजाई किंगडम में अपन ने कंप्लीट कर लिया है जो फर्स्ट क्लास है आपका फाइकोमाइसिटीज विच इज ऑल्सो नोन एज एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई की बात हमने कर ली। आज हम बात कर लेते हैं यहां पर सेकंड क्लास जो है आपकी वो है एस्कोमाइसिटीज। कौन सी क्लास है? एस्कोमाइसिटीज। अब देखें एस्कोमाइसिटीज में क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एस्को वर्ड रिप्रेजेंट करता है यहां पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सैक फंजाई। सैक वर्ड का मतलब क्या होता है? जहां कहीं पर भी सैक आ जाता है आप ध्यान में रखें उसे थैली, कोश, है ना, या फिर आप कह सकते हैं संग्रह करने वाली संरचना यानी धानी, है ना। इस प्रकार के शब्दों के लिए थैली, कोश, धानी ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज लेते हैं? सैक वर्ड यूज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एस्कोमाइसिटीज के अंदर थैली जैसी या कोश के समान कोई एक पाउच के समान संरचना का निर्माण होने वाला है। दूसरा ध्यान रखें एस्कोमाइसिटीज के अंदर प्रोडक्शन ऑफ एस्कोस्पोर। आपने जो है पहले भी स्टडी किया है कि जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जिनमें हम जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर की बात करते ना, तो जिनमें एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो सारी की सारी फंजाई किसमें इंक्लूड होगी? एस्कोमाइसिटीज में। तो एस्कस या एस्को वर्ड का मतलब यहां पर दो शब्द के अर्थ निकलते हैं यहां पर, ठीक है ना। एस्को वर्ड के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं यहां पर। एक तो आप ध्यान रखें एस्को स्पोर्स का प्रोडक्शन करने वाले, और दूसरा एस्कस का मतलब होता है थैली या कोश जिसके अंदर बनते हैं। तो ये जो सैक फंजाई होती है ना, ये इसी के कारण बोलते हैं क्योंकि इसमें एस्कस नामक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम यहां पर हैबिटेट की। तो मैंने आपको बताया कि सारी क्लासेज में आपको क्या स्टडी करना है, आपको ये तीन चार चीजें स्टडी करनी है। एक हैबिटेट स्टडी करना है, एक माइसिलियम स्टडी करना है, एक रिप्रोडक्शन स्टडी करना है, और फोर्थ आपके एग्जाम्पल्स और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ध्यान में रखने हैं। ये चार चीजें आपको सारी क्लासेज में स्टडी करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो देखें फर्स्ट हम बात करने वाले हैबिटेट की। तो जिस प्रकार से हैबिटेट में भी देखो सारी फंजाई की कॉमन हैबिटेट की बात करें तो कॉमन में क्या आ जाता है? गर्म और नम आवास होना चाहिए, सड़े गले या कार्बनिक पदार्थ के ऊपर ये ग्रो करती है। कॉमन सी चीजें हैं, ये बार बार आपको हर क्लास में याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर क्लास का एक स्पेशल हैबिटेट होगा। जैसे फाइकोमाइसिटीज में हमने कहा था जलीय आवास में रहती है, इसलिए हमने उसे एल्गल फंजाई कहा। तो वो जलीय आवास एक स्पेसिफिक हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? फाइकोमाइसिटीज का। इसी प्रकार से यहां पर देखें सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मृतपोषी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर रहकर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा पैरासिटिक के बारे में भी आप जानते हैं कि बहुत सारे पादप जंतुओं के ऊपर ये परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। और तीसरा जितनी भी फंजाई है वो सारी की सारी डिकम्पोजर्स कैटेगरी में आ जाती है, यानी अपघटक के रूप में, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का काम किसके द्वारा होता है? फंजाई के द्वारा होता है। लेकिन स्पेशल पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं वो ये रहा, हैबिटेट में आपको कहीं ना कहीं एक आध पॉइंट जो मिलेगा वो आपको ध्यान में रखना, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का होता है मतलब यहां पर मल या गोबर पर उगने वाली, ठीक है ना, मल या गोबर पर उगने वाली जो कवक है वो आपकी होती है कॉप्रोफिलस। तो ये ध्यान में रखें। अब यहां से आपको एक मीनिंग मिलता है। क्या मीनिंग मिलता है? कि कोप्रो वर्ड कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब होता है मल या अपशिष्ट। मीनिंग आपको कहां लिखने हैं? पेज के सबसे टॉप वाला जो पोर्शन है वहां पर आपको ये सारे मीनिंग्स आप लिखते चलिए साथ साथ। जब ये कोई 200-400 मीनिंग कलेक्ट हो जाएंगे और इनके अर्थ आपको याद हो जाएंगे
तो आपके लिए सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इजी वे में रहने वाली है। आपको ऐसा याद नहीं रखना पड़ेगा कि कोप्रोफिलस का मतलब होता है मल पर या गोबर पर उगने वाले। कोप्रो वर्ड आपको पता है, आप सीधा वहां पर मीन निकाल लोगे कि हाँ कहीं ना कहीं अपशिष्ट या मल से इसका संबंध है, ठीक है ना। तो स्पेशल हैबिटेट कौन सा हुआ? कोप्रोफिलस हुआ। क्यों? मल या गोबर पर आसानी से उगने वाली जो फंजाई है वो आपकी एस्कोमाइसीटीज के मेंबर है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, सेकंड आपका आ जाता है माइसीलियम। माइसीलियम कैसा होता है? तो माइसीलियम के वही 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए माइसीलियम का एक डायग्राम मैंने यहां पर बनाया हुआ है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहे हैं। देखें सबसे पहले तो ये जो है ना मैंने यहां पर बनाई है इसकी ब्रांचिंग। क्या बनाई है मैंने? ब्रांचिंग, यानी शाखन हो रहा है, इसके अंदर शाखाएं निकली हुई है। देखिए आप यहां पर भी ब्रांचिंग हो रही है, यहां पर भी ब्रांचिंग हो रही है, तो ये ब्रांचिंग तो आप कह सकते हैं कि ब्रांच्ड होता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि इसके बीच बीच में आपको क्या दिख रहा है? देखो सेप्टा है ना, बीच बीच में पट्ट दिख रहे हैं, ये हो गए आपके सेप्टा। और सेप्टा के अंदर की तरफ आपको सेल के अंदर एक न्यूक्लियस देखने को मिलने वाला है। तो चूंकि फाइकोमाइसीटीज के मेंबर कैसे थे? एसेप्टेड, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं था। और जब सेप्टा प्रेजेंट नहीं था तो हमने बताया था कि एक ही माइसीलिया के अंदर, जैसे हमने उस तरीके से बताया था ना कि जैसे मान लीजिए ये एक फंगल हाइफी है, इस फंगल हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस थे। तो हमने क्या कहा था फाइकोमाइसीटीज में? फाइकोमाइसीटीज में कहा था कि एक ही कोशिका या एक ही फंगल हाइफी के कोशिका द्रव्य में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, जिसे हमने सिनोसिटिक कंडीशन कहा था। जबकि यहां पर क्या होता है? वहां पर तो सेप्टा प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जब यहां पर क्या बन जाएंगे? ये सेप्टा बन जाएंगे इस तरीके से। तो क्या हो गया? एक कोशिका के अंदर आपको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, तो यहां पर बहु केंद्र की अवस्था नहीं मिलती है, बल्कि यहां पर यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी, एक केंद्र की अवस्था, ठीक है ना। दूसरा तो देखिए माइसीलियम के बारे में क्या क्या पॉइंट, पहला आ जाता है सेप्टेड, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। तो और दूसरी बात कि पोर्स प्रेजेंट टू कनेक्ट दी साइटोप्लाज्म, इस सेप्टा में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से इन सभी कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो ध्यान में रखें, सेप्टा प्रेजेंट है लेकिन सेप्टा में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छिद्र उपस्थित होते हैं जो अन्य कोशिकाओं से साइटोप्लाज्म की कनेक्टिविटी को बनाए रखते हैं। दूसरा मैंने आपको बता दिया, ये रहा ब्रांच्ड होते हैं इनके माइसीलियम या फंगल हाइफी। और तीसरा चूंकि सेप्टा प्रेजेंट है तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होती है यहां पर, ठीक है ना। तो ये थी बात किसके बारे में? माइसीलियम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्शन की, जनन की, कि एस्कोमाइसीटीज के जो मेंबर हैं उनमें जनन किस प्रकार का होता है। तो देखें वही 2 प्रकार के जनन की हम बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन जो है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है? कॉनिडिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान में रखें एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको लिंक करके बता रहा हूं। क्या? 12th NCERT चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू दी कॉनिडिया इन पेनिसिलियम। तो ये आपको स्पेशली एग्जाम्पल, यहां पर ये एक एग्जाम्पल आ जाता है जो आपको ध्यान में रखना है कि पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो स्पेशली आपको ध्यान में रखना है ओनली एंड ओनली थ्रू दी कॉनिडिया, केवल कॉनिडिया के थ्रू। तो और ये जो पेनिसिलियम का मेंबर है, पेनिसिलियम है किसमें आएगा? एस्कोमाइसीटीज का एक एग्जाम्पल है जो हम आगे स्टडी करने वाले। तो ध्यान में रखें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किसके माध्यम से हो रही है? कॉनिडिया के माध्यम से हो रही है। दूसरा देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यहां पर 2 मेथड से होता है, एक होता है सोमेटोगेमी और दूसरा गैमेटेंजियल कांटेक्ट। अब मैंने आपको गैमेटेंजियल कांटेक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन तो बताया हुआ है। सोमेटोगेमी का मतलब क्या है? सोमेटोगेमी का मतलब है जब 2 कायिक तंतु
जो वेजिटेटिव फंगल हाइफी है वो आपस में फ्यूज होकर और फिर रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सोमेटोगैमी। देखो, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के अंदर दोनों में हमने क्या बात किया था? हमने बात की थी जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाली फंगल हाइफी हैं, वो आपस में फ्यूज होती है। लेकिन यहां पर सोमेटोगैमी में मैंने कहा, देखो सोमेटो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोमेटिक कोर। सोमेटिक का मतलब होता है यहां पर कायिक, सीधा सा मतलब, और गैमी का मतलब यहां पर है फ्यूजन। तो कायिक तंतुओं का संलयन है ना, फ्यूजन का मतलब हो गया ये संलयन। तो यानी सिंपल सा मतलब, कायिक तंतुओं के संलयन से जब नई ऑफ स्प्रिंग या नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम सोमेटोगैमी कहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर मैकेनिज्म की। कोई थ्योरी नहीं, सिंपल सा एक डायग्राम के थ्रू आपको सारी चीजें समझनी है, ठीक है ना। तो हम यहां पर लैंगिक जनन का जो मेथड है वो स्टडी कर रहे हैं, और मेथड में आपको पता है कि यहां 3 स्टेप होती है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। कितनी स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स है। कौन कौन सी? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तीनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर भी हम लेते हैं। देखिए, आपके पास में 2 फंगल हाइफी है। एक फंगल हाइफी ये रही ए, और दूसरी फंगल हाइफी ये रही बी। पहले स्टेप में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के दौरान, दोनों फंगल हाइफी एक दूसरे के क्लोज आती है, एक दूसरे के नजदीक आती है। तो देखें, ये एक दूसरे के नजदीक आ गई। नजदीक आने के बाद में क्या हुआ? देखो कि दोनों में प्लाज्मोगैमी की प्रक्रिया संपन्न हुई। तो इसकी ये वाली सेल और इसकी ये वाली सेल, दोनों का जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है, वो फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। जैसे ही इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, यहां पर देखिए ध्यान से, ये आपको डाइकैरियोनिक या डाइकैरियोटिक कंडीशन देखने को मिलेगी, द्विकेंद्र की अवस्था। याद कीजिए आप, मैंने आपको ये चीज पहले बताई हुई है कि जो डाइकैरियोन कंडीशन या द्विकेंद्र की अवस्था है वो केवल और केवल एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलेगी। आपको फाइकोमाइसिटीज में देखने को नहीं मिलेगी, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो वहां तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो फाइकोमाइसिटीज में ये चीज एब्सेंट होती है, लेकिन एस्कोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में दोनों, एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में दोनों में आपको डाइकैरियोन कंडीशन देखने को मिलने वाली है। अब देखें, डाइकैरियोनिक कंडीशन डेवलप हुई आफ्टर दी प्लाज्मोगैमी। अब आपको पता है कि ये अवस्था कुछ समय तक बनी रहती है, और इसी दौरान होता क्या है? देखें, इसी दौरान ये जो आपकी फंगल हाइफी है, इस फंगल हाइफी से एक अतिवृद्धि या एक आउटग्रोथ निकलती है, और इस अतिवृद्धि, एक देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक पाउच, एक थैली के समान संरचना का निर्माण हो रहा है। इसको हम कहते हैं एस्कोजिनस हाइफा। क्या कहते हैं इसको? एस्कोजिनस हाइफा। तो ध्यान में रखें, डाइकैरियोन कंडीशन से या द्विकेंद्र की अवस्था से एक थैलीनुमा संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है, एक अतिवृद्धि बाहर निकलती है। इस अतिवृद्धि को कहते हैं एस्कोजिनस हाइफी। इस एस्कोजिनस हाइफी में ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब इस संरचना को हम कहते हैं एस्कस, है ना। और एस्कस का मतलब होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, थैली के समान संरचना। इसीलिए इस एस्कस की उपस्थिति के कारण ही हम एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई के नाम से जानते हैं भैया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर 2 रीजन मैंने आपको बताए थे। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि सैक यानी थैली, कोश या धानी के समान संरचना एस्कस का निर्माण होता है, और दूसरा इनके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा था, दोनों जो हाइफी है वो एक दूसरे के नजदीक आए, नजदीक आने के बाद में प्लाज्मोगैमी हुई, प्लाज्मोगैमी के बाद में डाइकैरियोटिक कंडीशन डेवलप हुई, और डाइकैरियोटिक कंडीशन के बाद में एक अतिवृद्धि निकली जिसको हमने कहा एस्कोजिनस हाइफी। इस अतिवृद्धि में दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं,
है ना, जिसको हम कहते हैं एस्कस। अब देखो सिंगल है तो एस्कस। इस तरीके की प्रक्रिया बहुत सारी फंगल हाइफी में जब चलेगी तो उन्हें हम सम्मिलित रूप से एसआई के नाम से जाने जाएंगे। क्या कहेंगे हम उसे प्लूरल शब्द है ना, पीएल का मतलब यहां पर क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन। ये एक वचन है, एक है तो एस्कस, बहुत सारे हैं तो एसआई आप इसको कहेंगे। अब क्या होता है देखो कि दोनों जो न्यूक्लियस थे वो कहां आ गए, आपके एस्कस में आ गए। इसके बाद में होता है कैरियोगेमी। क्या होगा, कैरियोगेमी यानी केंद्रकों का संलयन। जब दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो यहां पर सेंटर में आपका एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ ही देखो जैसे ही कैरियोगेमी होती है, कैरियोगेमी होने के साथ साथ कुछ और जो आपके फंगल हाइफी हैं, जो कवक तंतु हैं, वो इनके चारों ओर इसको घेर कर एक चारों ओर एक आवरण का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और इस पूरी संरचना को हम कहते हैं एस्कोकार्प। क्या कहते हैं, एस्कोकार्प, जो कि एक फलनकाय के रूप में कार्य करता है, जो एक फ्रूटिंग बॉडी के रूप में कार्य करता है। तो एस्कोजिनस हाइफी में दोनों न्यूक्लियस आ गए, एस्कस बन गया, और एस्कस बनने के बाद जैसे ही कैरियोगेमी होती है उसी के साथ साथ ये जो है आपका एस्कोकार्प का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। एस्कोकार्प किसने बनाया, एक फंगल हाइफी थी, दूसरी फंगल हाइफी जो है, जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले रही है, वो इसके चारों तरफ एक कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और कवरिंग का फॉर्मेशन होते ही आप इस पूरी संरचना को क्या कहेंगे, फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय कहेंगे। ध्यान में रखें, कवक के अंदर फ्रूटिंग बॉडी या फलनकाय में ही बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें बहुत सारे स्पोरेंजिया बनते हैं और स्पोरेंजिया में स्पोर्स का फॉर्मेशन। अब क्या हुआ देखो, ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर फर्दर क्या होने वाला है, एक मियोसिस, और एक कंप्लीट मियोसिस के थ्रू कितने, 4 यहां पर संरचनाओं का, 4 कोशिकाओं का निर्माण। ये जो आपको 4 संरचनाएं दिख रही हैं, एक मियोसिस कंप्लीट होते ही आपको यहां पर क्या मिल जाएंगे, 4 एस्कोस्पोर्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 4 एस्कोस्पोर्स मिल जाएंगे। और इन एस्कोस्पोर्स में एक माइटोसिस हुआ, अगर एक माइटोसिस हुआ तो देखें ये चारों के चारों एस्कोस्पोर्स कैसे हैं, अगुणित हैं यहां पर, ठीक है ना। और इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा देखो 1 से 2 बनेंगे तो 4 से कितने हो जाएंगे, टोटल 8। तो ये आपके जो है एस्कोस्पोर्स कितने बन गए हैं, यहां पर 4 से 8 बन गए। तो अब यहां पर जो पॉइंट आपको याद रखना है या ध्यान में रखना है वो क्या, वो पॉइंट, वो बिंदु में यहां पर लिख रहा हूं आपका कि एक एस्कस के अंदर 4 से 8 एस्कोस्पोर होंगे। एस्कोस्पोर कितने, 4 से 8, यानी मिनिमम तो क्या होंगे 4 और मैक्सिमम कितने होंगे 8। 8 से ज्यादा नहीं होंगे और 4 से कम नहीं होंगे। तो ध्यान में रखिए प्रत्येक एस्कस में 4 से 8। और कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल के अंदर क्या होने वाला है, एक मियोसिस जिससे 4 बने। अगर ये माइटोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं तो 8 हो जाएंगे और नहीं करते हैं तो ये 4 रह जाएंगे। तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम कितने हो गए, 8। अब क्या होता है, अब फ्रूटिंग बॉडी के इस स्ट्रक्चर से ये एस्कोस्पोर्स बाहर क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। देखो ये मैंने 8 एस्कोस्पोर यहां पर बता रखे हैं आपके, ठीक है ना। ये 8 एस्कोस्पोर जर्मिनेट होकर फर्दर आपकी नई फंजाई का या नई माइसिलियम का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जितने भी थ्योरेटिकल इवेंट्स थे, थ्योरेटिकल पॉइंट थे, उनको मैंने एक डायग्रामेटिक व्यू में आपको क्या कर दिया है, बता दिया, ताकि इजी वे में समझ में आ जाए। फर्दर एक क्विक रिव्यू देख लीजिए आप। दोनों फंगल हाइफी पास में आएगी, प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी से क्या होगा, डाइकैरियोटिक कंडीशन। डाइकैरियोटिक कंडीशन बनते ही एक पाउच लाइक या स्ट्रक्चर या अतिवृद्धि का निर्माण होगा, जिसको आप एस्कोजिनस हाइफी कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्कोजिनस हाइफी। अब इस एस्कोजिनस हाइफी में दोनों न्यूक्लियस जैसे एंटर करते हैं उसको आप बोलेंगे एस्कस, और बहुवचन एसआई।
ठीक है ना। अब क्या होता है, कैरियोगेमी की प्रोसेस के थ्रू दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से 4 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन कैरियोगेमी के साथ में ही अन्य जो फंगल हाइफी है वो चारों तरफ से उसको कवर करके और किसका निर्माण कर लेंगे, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। तो ध्यान में रखें, इसका ये जो सीक्वेंस है वो बाहर या आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कह दें एस्कोकार्प। एस्कोकार्प में क्या प्रेजेंट होते हैं, एस्कस प्रेजेंट होते हैं, और एस्कस में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। 4 एस्कोस्पोर्स बन गए। इसमें अगर माइटोसिस होता है तो कितने बन जाएंगे, 8। ये मुक्त होकर जर्मिनेट होकर नई फंगल हाइफी का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये इतना सा छोटा सा लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म था वो आपको बता दिया एस्कोमाइसिटीज का। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज कि एस्कोमाइसिटीज के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए एग्जाम्पल जो है वो पूरी बायोलॉजी से कलेक्ट करके, पूरे सिलेबस से कलेक्ट करके आपको बता रहा हूं, तो कुछ नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके यहां पर आपको थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना। तो देखें, सबसे पहला एग्जांपल है आपका पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम को ब्लू या फिर ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी नीली और हरी कवक आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए पेनिसिलियम की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, तो उन स्पीशीज के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से क्या प्राप्त होती है, पेनिसिलिन नामक एक प्रतिजैविक प्राप्त होती है। आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी, और वो किससे प्राप्त की गई, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की गई, है ना। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की गई। ये एक हादसा था, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी पेट्री डिश के अंदर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को क्या करवा रहे थे, ग्रो करवा रहे थे। तो उन्होंने जो वो पेट्री डिश है कुछ धुली हुई ली और कुछ बिना धुली हुई प्लेटें ले ली। देखा जब उन्होंने ग्रो करवाया, कल्चर मीडिया डालकर और बैक्टीरिया ग्रो करवाया, तो ग्रो करवाते समय उन्होंने देखा कि जितनी धुली हुई प्लेटें हैं उनके ऊपर तो स्टेफाइलोकोकस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जबकि जो बिना धुली हुई प्लेटें थी उनके ऊपर स्टेफाइलोकोकस वृद्धि नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने जब उसका रीजन जानना चाहा, जबकि एक्चुअली बात क्या है, कल्चर मीडिया तो सेम है ना, फिर भी ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि जो बिना धुली हुई प्लेटें थी उनके ऊपर एक फंजाई, एक कवक डेवलप हुई थी, है ना, और उस फंजाई के द्वारा एक रसायन का स्त्राव किया जा रहा था, और वो रसायन जीवाणुओं की वृद्धि को क्या कर रहा था, रोक रहा था। बाद में उन्होंने उसे क्या नाम दे दिया, पेनिसिलिन नाम दे दिया। और पेनिसिलिन वो एंटीबायोटिक है जिसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम प्रतिजैवी कौन सी है, पेनिसिलिन। और यही जो पेनिसिलिन है आपकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी घायल सैनिकों के उपचार के लिए इसका क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आगे भी आएंगे, मैंने आपको यहां पर बता दिए। उसके बाद में देखें पेनिसिलियम ग्रीसोफुलवम। जो ग्रीसोफुलवम है वो आपका एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक। देखिए ये मैंने इसलिए लिया एग्जांपल कि जनरली जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सारी बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट, यानी बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने वाली होती हैं। लेकिन यहां पर देखें एंटी फंगल एंटीबायोटिक यानी अन्य कवकों की वृद्धि को रोकने वाली एंटीबायोटिक कौन सी, ग्रीसोफुलविन। ग्रीसोफुलविन किससे प्राप्त होती है, पेनिसिलियम ग्रीसियोफुलवम से प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा आ जाता है पेनिसिलियम कैम्बर्टी।
पेनिसिलियम कैम्बर्टी और पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, इन दोनों का उपयोग दो अलग अलग क्वालिटी के पनीर के उत्पादन में किया जाता है। देखो पनीर की जो क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसमें उसको फाड़ने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं। तो अगर पेनिसिलियम कैम्बर्टी के थ्रू जो है फाड़ कर दूध को और फिर पनीर बनाया जाता है तो उससे कैम्बर्टी पनीर उत्पादन होता है, और अगर पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी का उपयोग होता है तो रोक्यूफोर्ट पनीर का उत्पादन होता है। ये आपको कहां मिलेंगे? 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के ये पॉइंट्स हैं जो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में देखें नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है आपका एस्परजिलस। एस्परजिलस को ब्लैक, ब्राउन या स्मोकी मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एस्परजिलस के भी कुछ इंपोर्टेंस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आपको ध्यान में रखने। पहला आ जाता है, देखें इसकी भी बहुत सारी, जैसे पेनिसिलियम की स्पीशीज थी वैसे के वैसे एस्परजिलस की भी स्पीशीज है। एस्परजिलस प्रोलिफरेंस पहला एग्जांपल है आपका एस्परजिलस प्रोलिफरेंस। एस्परजिलस प्रोलिफरेंस से क्या प्राप्त होता है? प्रोलिफेरिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। किस प्रकार की, कौन सी एंटीबायोटिक? प्रोलिफेरिन एंटीबायोटिक यहां से प्राप्त होती है। दूसरा आ जाता है एस्परजिलस फ्लेवस। अब एस्परजिलस फ्लेवस जो है वो मनुष्य में और चार पायों के अंदर, चार पायों का मतलब जो चारों पांव से चलते हैं, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, बकरी वगैरह हो गए, इन जीवों के अंदर और मनुष्य में एस्परजिलोसिस डिजीज कॉज करते हैं। तो ये आपको पूछ ले कहीं एस्परजिलोसिस डिजीज किससे कॉज होती है? तो एस्परजिलस फ्लेवस से होती है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना है एस्परजिलस जो फ्लेवस है आपका, इसी से एक एफ्लाटॉक्सिन भी सीक्रेट होता है। इसी एस्परजिलस फ्लेवस से क्या सीक्रेट होता है? आपका एक एफ्लाटॉक्सिन, एक सब्सटेंस सीक्रेट होता है विच इज अ कार्सिनोजन। एक प्रकार का क्या है? कार्सिनोजन है। और ये जो कार्सिनोजन है ये क्या करता है? कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है? कैंसरजन, और कैंसरजन का मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाला। तो ध्यान में रख लेना आप, ये कैंसर उत्पन्न करता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। तो आपको ये भी पूछ ले एफ्लाटॉक्सिन जो कि एक कार्सिनोजन है किससे प्राप्त किया जाता है? तो एस्परजिलस से प्राप्त किया जाता है। पूरा अगर पूछ रहे तो एस्परजिलस फ्लेवस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर, इसका उपयोग सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में है। तो ये भी आपका 12th एनसीईआरटी 10वां चैप्टर जो आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, उससे आपको ये बहुत सारे यहां से पॉइंट मिलने वाले हैं। तो एस्परजिलस नाइगर का उपयोग एक कवक है और इसका उपयोग साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में किया जाता है। तो ये तो हमने दो एग्जाम्पल पढ़े हैं, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं, इन सारी स्पीशीज के अलग अलग, और इसी प्रकार से इनकी भी सारी स्पीशीज के अलग अलग यहां पर फंक्शन आपको या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आ जाता है क्लेविसेप्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लेविसेप्स पर्पुरिया, है ना। क्लेविसेप्स में एक स्पीशीज ली है हमने, क्लेविसेप्स पर्पुरिया। क्लेविसेप्स पर्पुरिया जो है उससे एलएसडी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त करते हैं हम इससे? एलएसडी। एलएसडी का पूरा नाम लैसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड। क्या है? लैसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड। और एलएसडी क्या है? एलएसडी एक प्रकार की विभ्रामक औषधि, औषधि तो हम इसलिए कह रहे हैं कि मेडिसिन्स में या फिर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, लेकिन एलएसडी एक प्रकार का ड्रग भी है। तो ड्रग भी आपके सिलेबस में है, ये चीज फर्दर आगे भी आपको स्टडी करनी है। तो किससे प्राप्त की जाती है? एक कवक क्लेविसेप्स पर्पुरिया से प्राप्त की जाती है। क्लियर? उसके बाद में देखें नेक्स्ट रहता है मॉरल्स एंड ट्रफल्स। मॉरल्स और ट्रफल्स दोनों के दोनों जो हैं वो एस्कोमाइसिटीज में आने वाले खाद्य कवक हैं, यानी खाए जाने वाले कवक, जिसमें देखें ध्यान से, कभी पूछ लिया जाए आपको तो एक्चुअली मॉरल्स का जो नाम है ना, एक्चुअल नाम वो है मॉर्केला। क्या है? मॉर्केला को ही किस नाम से जाना जाता है? मॉरल्स के नाम से। तो कहीं मॉरल्स की जगह मॉर्केला दिया हुआ है, मॉर्शेला दिया हुआ है, तो आप ध्यान में रखें कि मॉर्केला जो है वो एडिबल फंगस है। मॉरल्स और ट्रफल्स इन दोनों को एक साथ बोला जाता है, तो दोनों के दोनों खाने में काम आती हैं। उसके बाद में आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका न्यूरोस्पोरा।
न्यूरोस्पोरा, जिसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। थोड़ा सा जेनेटिक्स के ऊपर जाएंगे। जेनेटिक्स में आपको पता हो तो एक साइंटिस्ट थे मॉर्गन, थे ना, उन्होंने लिंकेज से संबंधित, संलग्नता से संबंधित अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं वो किस पर किए थे? ड्रोसोफिला फल मक्खी पर किए थे। इसी प्रकार से बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड पादपों में, वो किस पर किए गए? न्यूरोस्पोरा पर किए गए। इसीलिए कहते हैं न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, पहली बात। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जो न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स के फादर हैं, फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? डोज को कहा जाता है। तो ध्यान में रखें, डोज जो है वो आपके फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स है। न्यूरोस्पोरा ही जो है आपके ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी आ जाता है। और न्यूरोस्पोरा के ऊपर दो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके, अपने एक्सपेरिमेंट करके और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, जिसे वन जीन वन एंजाइम कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। किसने दिया था? बीडल और टाटम। कितने? दो साइंटिस्ट थे आपके, एक बीडल और दूसरे टाटम। तो ध्यान में रखें, बीडल और टाटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया। इसका मतलब क्या है? तो सिंपल सा मैं बताऊं तो एक जीन जो है वो किसी एक एंजाइम के उत्पादन के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है। यूकैरियोटिक फीचर है, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक होती है, जिसमें एक जीन जो कि पॉलीसिस्टोनिक है, जो बहुत सारे एंजाइम में बहुत सारे प्रोटीन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। ये चीजें आपको पता है अच्छी तरीके से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है आप लोगों ने, ठीक है ना। उसके बाद में देखें नेक्स्ट एग्जांपल, एक और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर आ जाता है, यीस्ट। चूंकि ध्यान में रखना आप, फंजाई को हम स्टडी कर रहे हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट कैटेगरी के अंदर, थर्ड किंगडम में हम स्टडी कर रहे हैं इसको, है ना। लेकिन एक्चुअली ये अपवाद है, ये पूरे फंजाई किंगडम का अपवाद है। ये है यूनिसेलुलर फंजाई। अब ये यूनिसेलुलर है तो इसको कहां रख देना चाहिए था? इसको प्रोटिस्टा में रख देना चाहिए ना, स्लाइम मोल्ड के साथ में, लेकिन इसको प्रोटिस्टा में नहीं रखा। बिकॉज ऑफ, ध्यान में रखिए क्यों नहीं रखा इसको, क्योंकि इसका जो जीवन चक्र है, इसका जो जीवन चक्र है वो एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों के समान है। यानी जितने एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, उन एस्कोमाइसिटीज के मेंबर का जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल के समान ये लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करती है। इसलिए इसे प्रोटिस्टा में नहीं बल्कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। अब यहां पर देखें कि यीस्ट के अंदर माइसीलियम क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्यों भाई? यूनिसेल्युलर है तो माइसीलियम तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइसीलियम तो एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्पेशली किसके थ्रू होती है? बडिंग के थ्रू होती है। किसके थ्रू? बडिंग। 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर आप यीस्ट में बडिंग पढ़ते हो, ठीक है ना। और ये मैं पहले भी आपको बता भी चुका हूं, ठीक है। तो यीस्ट के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू? मुकुलन के द्वारा होता है। लेकिन क्या होता है देखें कि जब यीस्ट को शर्करा के घोल में डाला जाता है, तो शर्करा के घोल में डालने पर बड की या कलिकाओं की एक लंबी श्रृंखला का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और इस चेन ऑफ बड को हम यहां पर स्यूडोमाइसीलियम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोमाइसीलियम। यानी माइसीलियम तो नहीं है, लेकिन माइसीलियम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत सारी बड्स एक साथ अरेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखें यीस्ट का मेन जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो फर्मेंटेशन, किण्वन में उसका उपयोग होता है, इसलिए इसको फर्मेंटेशन फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट आ जाता है कि एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना यीस्ट में, सैकेरोमाइसीस सेरेविसी।
सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। इसका बेकरी उद्योग में और अल्कोहलिक पेय पदार्थों के निर्माण में दोनों इंडस्ट्रियल यूज है, इसलिए इसको बेकरी में यूज होता है तो बेकर्स यीस्ट कहते हैं, और ब्यूरेज उद्योग या जो किण्वित पेय पदार्थ हैं उनके निर्माण में इनका उपयोग होता है, इसलिए इसको ब्रीवर्स यीस्ट। ये दोनों नाम इसी के हैं। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं और ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना, इसी यीस्ट से, इसी कवक से राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 जो है वो भी क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के साथ में मैंने आपको एस्कोमाइसिटीज के सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। तो 2 क्लासें हो गई आपकी। पहले वाली क्लास में मैंने आपको फाइकोमाइसिटीज बता दिया था, आज इस वाली क्लास में हमने स्टडी कर लिया है एस्कोमाइसिटीज।